आज की क्लास में बात करेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच की चौथी थ्योरी के बारे में, जो कि है आर्थर जेनसन की। नाम याद रखना, आर्थर जेनसन ने एक थ्योरी दी थी। इसका नाम था थ्योरी का, देखना इनको वैसे हाईलाइट करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं करा। हिरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, ये थ्योरी का नाम है। हिरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी का नाम है। दिया किसने था? एक साइकोलॉजिस्ट ने दिया था जिसका नाम था आर्थर जेनसन। ठीक है। आर्थर जेनसन कहता है, बहुत सिंपल शब्दों में बात करता है आर्थर जेनसन, कहता है इंसान के अंदर, हम लोगों के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारी एबिलिटीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, ट्रेड्स होते हैं, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो दो लेवल पे ऑपरेट करती हैं। हमारी एबिलिटीज, क्वालिटीज, ट्रेड, कैरेक्टरिस्टिक्स दो लेवल पे ऑपरेट करती हैं। एक होता है लेवल वन और दूसरा होता है लेवल टू। समझते हैं दोनों लेवल क्या होते हैं। लेवल वन को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है, एसोसिएटिव लर्निंग, ध्यान से समझना। एसोसिएटिव लर्निंग, आर्थर जेनसन कहता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ लर्निंग होती है जिसमें आपका आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट। ठीक है, मतलब आपका जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, वो इनपुट के बिल्कुल, मतलब 19-20 का फर्क मान लो, बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके सेम रहता है। जैसे इसमें एक इसने एग्जांपल दिया रोट लर्निंग और मेमोरी के ऊपर। एक बात बताओ, रट्टा मार के कोई भी चीज याद करोगे तो वो मेमोरी के अंदर सिर्फ उतनी देर तक याद रहेगी ना। जैसे मतलब मान लो कि आपका एग्जाम है, आपके पास उस एग्जाम के लिए 30 डेज है, एक मंथ का टाइम है, पूरे पूरे 30 दिन है। ध्यान से समझना, आपको कोई चीज वो समझ में नहीं आ रही तो आपने क्या कहा, यार पास तो नहीं है, रट्टा मारना शुरू करा। रट्टा मारने से मुझे एक बात बताओ, पास तो हो जाओगे लेकिन फाइनल्स के टाइम पर दोबारा उसका रट्टा मारना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब समझ में आया? कि आपका जो आउटपुट निकलेगा ना, यानी कि रट्टा मार के अगर याद करोगे, लिखा भी हुआ है इसमें देखो, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग समझते होगे ना, रट्टा मार मार के याद करना। और मेमोरी, रट्टा मार के कोई भी चीज याद करी जाती है तो वो मेमोरी के अंदर अपनी जो जगह बना पाती है वो लिमिटेड टाइम के लिए बना पाती है। तो इसका मतलब जितनी देर रट्टा मारोगे उतनी देर का कंटेंट याद रह जाएगा, जितने दिनों के लिए रट्टा मारोगे उतने दिनों के लिए कंटेंट याद रह जाएगा। रट्टा मार के कोई भी चीज बिना समझे ये कह सकते हो कि आपको वो चीज लाइफ टाइम के लिए याद रह जाए। अगर मैं कोल्ड वॉर आपको नहीं पढ़ाऊं और सिर्फ आपको 5 लीडर्स के नाम बता दूं, मैं आपको फाउंडिंग मेंबर्स के नाम के, या फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के, निकिता क्रुश्चेव वगैरह के, क्या आपको ये चीज लाइफ टाइम याद रहेगी अगर आपने कोल्ड वॉर जैसा इवेंट सुन ही ना रखा हो, सिर्फ उन 5 लीडर्स के नाम सुन रखे हो? बताओ। नहीं ना। ये भी तो हो सकता है ना कि कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट के बिना अगर मैं सिर्फ नेटो के बारे में आपको बताऊं तो आप उसके बारे में भी भूल जाओ, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये है लेवल वन। लेवल टू क्या है? लेवल टू को हम लोग एक नाम देते हैं, जैसे लेवल वन को हमने नाम दिया ना एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल टू का नाम है कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस लेवल टू के अंदर आर्थर जेनसन कहता है पर्सन की हाई ऑर्डर स्किल्स आती है। ठीक है, हाई ऑर्डर स्किल्स मतलब, कहने का मतलब है पर्सन यहाँ पर अच्छे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, अच्छे से सोचता है किसी भी चीज के बारे में, क्रिटिकली एनालाइज करता है, क्वेश्चंस पूछता है, अपने डाउट किसी भी टॉपिक के बारे में कंप्लीट तरीके से ए टू जेड टैकल करता है। यहाँ पर बात याद रखना, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, आपके घर पे ग्राउंड फ्लोर पे जाकर मान लो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मोटर का, पानी की मोटर होती है ना, उसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ी सारी तारें हैं। पापा आपको एक बार ले गए कि मैं अगर घर पे नहीं रहता हूं तो इस मोटर को ऐसे कनेक्ट करना, ऐसे कनेक्ट करना, और अगर पानी नहीं आ रहा हो तो समर सीवर से कनेक्ट करके तुम्हारे पूरे दिन में ऐसे पानी आ जाएगा। अब अगले दिन पापा नहीं थे, मम्मा ने आपको बोला कि यार मोटर कनेक्ट कर दो, लेकिन आपको वो याद ही नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका दिमाग एक, मतलब सिर्फ एक बारे में उसको प्रोसेस नहीं कर पाया कि वो हाँ ऐसा कुछ बताकर तो गए थे कि रेड वाली तार का जो स्विच है वो यहाँ पर लगाना है, वो यहाँ लगाना है, वहां लगाना है। होता है ना घर में ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, पूरी की पूरी बिल्डिंग का मोटर का प्रोसेस का, है ना, कि जब कुछ हो जाता है तो वो जानते हैं पापा वगैरह या घर का कोई बड़ा आदमी होता है उसको ठीक करना। आपको लेकिन हो सकता है एक बार में समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में आने लग जाता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, यहाँ पर ऐसे वर्क नहीं ऐसे वर्क करते हैं। जैसे आपके घर में जो मेन स्विच होता होगा, कभी कभार उसका एक अगर स्विच कोई गिर जाता होगा, किसी किसी रूम की लाइट काम करना बंद कर देती होगी, है ना, कि किचन के अंदर 4 स्विच काम नहीं कर रहे या फिर बाथरूम की लाइट काम नहीं कर रही, क्योंकि एक बाहर से मेन स्विच का, पूरे बोर्ड में एक मेन स्विच गिर गया है। अब अगर आपको ये चीज पता है कि शायद से बाहर से ही मेन स्विच का मतलब डीपी गिरी होगी, तो अगर मैंने उसको उठा देना तो पूरे घर की लाइट आ जाएगी। लेकिन ये चीज अगर आप जानते ही नहीं हो, या अगर आपको किसी ने बताई भी हो, अगर आपने सीखी नहीं, तो
आप वेट करोगे कि शाम को आप आएंगे वो चीज़ ठीक कर देंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ टेम्पररी बताई गई और जल्दी आप सिर्फ उसको उसी टाइम के लिए समझ पाए, वो आपकी है एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें आप रोड लर्निंग और मेमोरी का इस्तेमाल करते हो। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है हाई ऑर्डर स्किल्स, क्योंकि ये हमारी इनपुट को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक इफेक्टिव आउटपुट लाने के लिए। समक्ष ये कह रहा है कि फोन करके भी तो पूछ सकते हैं, मतलब डाउट रेज करने के लिए कि यहाँ पर क्या लगाना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप हमेशा फोन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा जब तुम्हें तगड़ी वाली डांट पड़ जाएगी ना, तो तुम अपने आप सीख जाओगे फिर उसको लाइफ टाइम के लिए। यही होता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जैसे मतलब मान लो मैथ्स देख लो। मैथ्स जो हम करते थे 10th तक, तो उसमें क्या दिक्कत होती थी, यही तो दिक्कत होती थी ना कि हमें पास होने के लिए रोड लर्निंग करनी पड़ती थी उसमें। मतलब मान लो कि स्टूडेंट्स लाइक मी वर वेरी पुअर इन मैथ्स, तो वो फॉर्मूले के भाई उतना टॉपिक, उतनी चीज़ें, उतना क्या कहते हैं याद कर जाओ कि जिसमें बस भाई उतने नंबर आ जाएंगे, पास हो जाए और बेइज्जती होने से बच जाए। ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इसमें हमें सोचना है, इसमें हमारा लेवल 2 काम करता है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस काम करती है। क्योंकि आप एक बात बताओ, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को क्या आप रट्टा मार के कंप्लीट कर सकते हो? क्या आप लेवल 1 यूज कर सकते हो? एसोसिएटिव लर्निंग कर सकते हो, लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि आप पास भी हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। 11th की पॉलिटिकल साइंस देख लो, 12th से ज्यादा टफ थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप जुडिशरी के बारे में अपने आप कैसे लिखाओगे रट्टा मार के कुछ भी? आपको चीजें, चलो ठीक है वहां पर आपने रट्टा मार भी लिया, 12th के अंदर नहीं मार सकते आप रट्टा। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस आपकी होनी चाहिए, लेवल 2 होनी चाहिए। लेवल 2 का मतलब यही होता है, इसमें हाई ऑर्डर स्किल्स होती हैं। आप ऐसा मान लो हाई ऑर्डर थिंकिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग स्किल्स होती हैं, जिसमें आपका इनपुट ट्रांसफॉर्म होता है ताकि इफेक्टिव तरीके से आउटपुट निकल पाए। इनपुट क्या है, मतलब मान लो अगर मैं एग्जांपल देकर बात करूं कि कोल्ड वॉर का एक चैप्टर जो है, आपने उसको किस प्रकार से इंटरप्रेट करा है, किस प्रकार से आपने उससे क्वेश्चन रेस करे हैं, डाउट पूछे हैं अपने मेंटर से, वो है एक तरीके से आपकी लेवल 2 प्रोसेसिंग का इनपुट। कि आपने उसमें इनपुट कितना दिया, टाइम कितना दिया, उसको समझा कितना है। आउटपुट इसका क्या निकलेगा? जैसा कि कशिश का निकला टेस्ट के अंदर, फुल मार्क्स 15 आउट ऑफ 15 स्कूल के अंदर। हुआ ना ये चीज? लेकिन कशिश अगर रट्टा मार के जाते तो क्या आ पाते? इतने गारंटी है क्या आ पाते? क्या चलो आ जाते, लेकिन पूरे साल के लिए क्या कोल्ड वॉर का टॉपिक क्लियर होता? नहीं ना। अगर 12th में अगर मैं तुम लोगों को ये बोल दूं कि यू लाइक जैसी एक बुक ले आओ या कोई भी, मतलब फुल मार्क्स आती है, और चलो साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन 1 से लेकर एंड क्वेश्चन तक सारे रट्टे मार डालो सारे सब्जेक्ट्स के। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही करो, यू लाइक फुल मार्क्स, साइकोलॉजी में ऐसा करो, पॉलिटिकल साइंस में ऐसा करो, टॉप कर सकते हो इंडिया बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में। यही ना। याद रखना, अगर इतना इजी होता ना तो लोग ना पूरे के पूरे फुल मार्क्स यूट्यूब और इन सब से देख देख के ना सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। जबकि हम सब जानते हैं हर चीज में ना आपको अपनी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस निखारनी चाहिए। आप कभी भी यूट्यूब के ऊपर या फुल मार्क्स के ऊपर, किसी गाइड के ऊपर, क्वेश्चन बैंक के ऊपर आप कभी रिलाई नहीं कर सकते जब तक पर्सन को कहानी क्लियर नहीं है ना। देखो अगर किसी को रामायण पता है ना तो उससे कुछ भी पूछ लो यार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, आप ये कहोगे ऐसी बातें निकलती कि नहीं निकलती। देखो मैं एक और लास्ट एग्जांपल देकर और समझा देता हूँ। कभी कभार जब आपने चीजों का रट्टा मार रखा होता है, तो अब आप पता है कैसे क्वेश्चन पूछते हो, अच्छा मैम सिर्फ इतना बता दो वो 4th पेज पे था या 5th पेज पे था, वो क्वेश्चन नंबर 1 था कि 3 था। आपके दिमाग ने एक ऑर्डर में उनको याद करा होता है रट्टा मार के। लेकिन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस वाला पर्सन पता है क्या कहता है, यार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर मुझे अच्छे से पता है 3 कंट्रीज थी और ये उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। उस अमेरिका के पास कौन सा था, अच्छा क्यूबा था, हाँ याद आ गया, उसके लीडर का नाम फिडेल कैस्ट्रो था। यहाँ पर आपका माइंड प्रोसेस कर लेता है क्योंकि आपने पूरी कहानी सुनी हुई है। कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए ना उस टॉपिक से तो आप आराम से हैंडल कर लोगे। समझ गए? ये चीज है। और साइकोमेट्रिक अप्रोच के कंटेक्स्ट में लास्ट थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। इसको दिया था एक पर्सन ने जिसका नाम था जेपी गिलफोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर। यूनिफैक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर हाँ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना ध्यान से, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के अंदर जेपी गिलफोर्ड ये कहता है, अच्छा नाम से ही पता चल रहा है ना स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, और प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो आपके इंटेलिजेंस के फंक्शंस पे नहीं स्ट्रक्चर्स पे फोकस करती है ना, कि आपके इंटेलिजेंस जो है वो बना कैसे, किस लिए बना है, कैसे बनाया गया है। स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस होता है इंटेलिजेंस के। मेन अप्रोच यही तो है ना साइकोमेट्रिक अप्रोच। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो होती है याद है, वो फंक्शंस पे फोकस करती है आपके इंटेलिजेंस के।
तो ये ना स्ट्रक्चर, या ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, कि आपके इंटेलिजेंस के मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है। जेपी जेपी गिलफोर्ड का ये जो मॉडल है, इसने बोला कि जो इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स होते हैं ना, मतलब अगेन वही हमारी जो इंटेलिजेंस क्वालिटीज वगैरह होती है, जैसे मैं एक बारी फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको। एल्फ्रेड बिने बोलता है कि हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के अंदर एक सिमिलर तरीके का पैटर्न होता है। चार्ल्स स्पीयरमैन बोलता था दो तरीके के होते हैं। लुई थर्स्टन बोलता था 7 तरीके की एबिलिटीज होती हैं हमारे अंदर। अभी हमने ऊपर देखा आर्थर जेंसन को, वो बोलता है दो लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं। और जेपी गिलफोर्ड बोलता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम उस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी इंटेलिजेंस की ट्रेड्स होती हैं, उनके 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, ऑपरेशंस, दूसरा है कंटेंट्स, और तीसरा है प्रोडक्ट। अब पहले इनका मतलब डिकोड करते हैं हम लोग कि इनका एक एक करके मतलब होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशंस की। वेरी इजी, बस ये नाम टिपिकल है, उतना ही इजी है, टॉपिक भी है। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या है यार? ऑपरेशन का मतलब क्या है? आपने कुछ भी एक्टिविटी करी ना, आप अपनी बॉडी को बस रेस्ट से मोशन की तरफ लेकर गए, एनीथिंग यू आर डूइंग, हिंदी में कहते हैं ना वो, क्रिया करी बस, आपने कोई भी कुछ भी काम करा बस आपने, वो ऑपरेशन है। अब ऑपरेशंस के अंदर अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड क्या क्या चीजें होती हैं, कि हम क्या क्या करते हैं? देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। कॉग्निशन, आपका दिमाग एक्टिवेट है। मेमोरी रिकॉर्डिंग, कोई भी चीज आप देखो सुनो, आपका दिमाग आपकी मेमोरी से रिकॉर्ड कर ले, रिकॉर्ड करने के बाद उसे रिटेन करे, मेमोरी रिटेंशन। आप अलग अलग तरीकों से सोच पाओ एक सिंगल टॉपिक या चीज के बारे में, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। आप सारी चीजों को सुनने के बाद एक लॉजिकल कंक्लूजन कर पाओ, एक कॉमन पॉइंट पे आ पाओ, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। और इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन, फिर बाद में आप इवैल्यूएट कर सको। इंसान कोई भी चीज जो करता है, हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बोला आप रेस्ट से मोशन में लेकर गए, वो चीज ऑपरेशन होती है। लेकिन साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में ऑपरेशन में मतलब हम लोग वही बातें करेंगे ना, क्योंकि अगर हम लोग इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं, माइंड और मेमोरी की बातें तो करेंगे ना कशिश, समझ बताओ, यही बातें करेंगे। ऑपरेशंस के अंदर ये क्या बोल रहा है, गिनते चलना मेरे साथ, कशिश गिनो ये। कॉग्निशन नंबर 1, मेमोरी रिकॉर्डिंग नंबर 2, मेमोरी रिटेंशन नंबर 3, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन नंबर 4, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन नंबर 5, और इवैल्यूएशन नंबर 6। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड ऑपरेशंस के अंदर कितने इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हैं? कितने? 6। अब याद रखना है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ूं मैं। ऑपरेशन समझ में आ गया? हाँ जी। कंटेंट का मतलब होता है, मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं यहां पे, देखो कंटेंट का मतलब होता है, इट रेफर्स टू नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन ऑन विच द इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म। नेचर ऑफ मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन मतलब, कहने का मतलब क्या है, आपने इतना कुछ जो सोचा समझा, इवेल्युएट करा, दिमाग में स्टोर करा, कौन सी इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग ने जगह दी, किस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपने इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस को परफॉर्म करा था। बात समझ में आ रही है? आपने अपने दिमाग को चलाना शुरू करा था, तो कंटेंट ये कहता है, कंटेंट मतलब कंटेंट, किसी भी चीज का जो कंटेंट होता है, कि किस चीज का कंटेंट आपके दिमाग ने, कौन सा मटेरियल वो था, कौन सी इंफॉर्मेशन वो थी, जिसके बेसिस पर आपके जो 6 इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन थे वो चले। ठीक है, अब कंटेंट जो होता है, कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट, जैसे कशिश हमारी क्लास चल रही है ना, अब इस क्लास को देख लो, चाहे आप मेरे सामने फिजिकली आओ, मैं आपके घर पे आऊं, आप मेरे घर पे आओ, आप स्कूल में जाओ, या कोई भी चीज आप करना सीख रहे हो, आपने मुझसे कहा कि मुझे ना स्कूटी सिखा दो, मुझे कार सिखा दो, मुझे ट्रेडिंग सिखा दो। अब ध्यान सुनना, ये जो सारे एग्जांपल मैंने दिए हैं, इन सारी चीजों में आप जो कंटेंट, मैं जो कंटेंट इस्तेमाल करूंगा, और आपका माइंड जो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन करेगा, तो जो कंटेंट है आपका दिमाग कैसे समाएगा? या तो वो विजुअल फॉर्म में हो, जैसे पीडीएफ सामने दिख रही है, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, ऑडिटरी। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब मैं साइड में ये देखो ये सब चीजें जो लिखता रहता हूं, जैसे लेटर्स का इस्तेमाल करना, नंबर्स का इस्तेमाल करना, सिंबॉलिक फॉर्म। फिर सीमेंटिक, सीमेंटिक का मतलब होता है शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करना। जैसे हम लोग तोड़ते हैं ना एक एक शब्द को, जैसे साइकोलॉजी में हम लोग, मैं आपको ट्रेड्स का मतलब बताता हूँ, इसका मतलब बताता हूँ, इंग्लिश को तोड़ तोड़ के मतलब बताता हूँ, उसको सीमेंटिक कहते हैं। बिहेवियरल, बिहेवियरल का ये मतलब है कि भाई कितना टॉपिक में इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, क्या उस टॉपिक में मैं आपकी हंसी ला सकता हूँ, मैं आपकी लाफ्टर ला सकता हूं, ताकि आपका दिमाग उसको बहुत टाइम तक याद रख सके, क्या मैं उसको रिलेशनशिप के टॉपिक से या किसी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूं। तो बिहेवियरल क्या होता है? इंफॉर्मेशन
लोगों के बिहेवियर के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनकी नीड के बारे में एक्सेट्रा। क्या जैसे मुझे पता है कि कशिश को अगर समक्ष को अगर पॉलिटिकल साइंस करवा लो तो वो पूरे दिन बैठ के पढ़ सकते हैं एज कम्पेयर टू सोशियो एंड साइकोलॉजी या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स। समझ में आ गया? अब इसको गिनो जरा एक बारी कशिश, समक्ष गिनना जरा इसको एक बारी। ये कितने हैं ऑपरेशंस, सॉरी कंटेंट में कितनी चीजें हैं? विजुअल नंबर 1, ऑडिटरी नंबर 2, सिंबॉलिक नंबर 3, सीमेंटिक नंबर 4, बिहेवियरल नंबर 5। कितने हो गए? 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑपरेशंस के अंदर 6 तरह के ट्रेड्स है, कंटेंट्स के अंदर 5 तरह के ट्रेड्स हैं। डन? यहां तक बात समझ में आ गई? बताओ कैसे समझ में आई? अब लास्ट बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होता है यार? आप नॉर्मल सी बात आप समझ ही गए, ऑपरेशंस में आपका दिमाग चलना स्टार्ट हुआ। कंटेंट के अंदर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको दी गई, देखने वाली, सुनने वाली, टच करने वाली, फील करने वाली, वर्ड्स के साथ एसोसिएट करने वाली, वो सब था। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट रेफर्स टू द फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। मैं तो भैया आपको साइकोलॉजी का ये चैप्टर, कोल्ड वॉर का चैप्टर या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको समझा के चला गया, क्लास ओवर हो गई 1 घंटे बाद। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके दिमाग ने कितने अच्छे से उसे प्रोसेस करा। क्या उस टाइम पे आप कोई गाने सुन रहे थे या लेटे पड़े थे मम्मी पापा के प्रेशर में कि यार क्लास चल रही है, छोड़ना किसका मन लग रहा है, कुछ भी बके जा रहा है यार ये तो, ठीक है। या फिर आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट था, वो फेवरेट टॉपिक चल रहा था, आप उसके बारे में सीखना चाह रहे थे। आपका एम था कि भाई मुझे एग्जाम के अंदर टॉप करना है, तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन तू पहले से पढ़कर बैठा हुआ है, पहले से पढ़ के बैठी हुई है, आप अपने आप से ये बोल रहे थे, लेकिन फिर भी और जान ले ये एक्स्ट्रा क्या बता रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आपके दिमाग ने किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करा। एक और एग्जांपल मैं इसका दे देता हूं। कोल्ड वॉर की जैसे मैंने कहानी बनाई, बताई आपको, ठीक है। वो इमेजेस दिमाग में आती है ना, क्योंकि आप बहुत सिंसियर तरीके से पॉलिटिकल साइंस को फॉलो करते हो, है ना? आती नहीं है ये सारी इमेजेस ध्यान में कि यार ऐसे एक आइलैंड होगा, निकिता क्रुश्चेव की शक्ल ऐसे होगी, वो वहां पर शिप्स जा रही होंगी, न्यूक्लियर मिसाइल रख रही होंगी, उसने उसको फोन करके धमकी दी, वो उसका फोन उठाना, धमकी देना, ये सब फोटोज आती है कि नहीं आती आंखों के सामने? साइकोलॉजी में जो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, फलाना ढिकमा, ये सब कुछ चीजें आती है कि नहीं आती सामने? उन पर्सन्स को, उन घर वालों को, सबको रिलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? ऐसे एग्जाम्पल के टाइम पे कर पाते हो। तो प्रोडक्ट्स को हम लोग किस किस फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन पर्सन कैसे प्रोसेस करता है अपने दिमाग के अंदर। देखो, आप कभी कभार किसी चीज को क्लासिफाई करते हो यूनिट्स की फॉर्म में, कभी कभार क्लासेस की फॉर्म में, समझ रहे हो ना? ए क्लास, बी क्लास, यूनिट मतलब 1 2 3 4। कभी कभार आप एक चीज का रिलेशन दूसरे चीज के रिलेशन के साथ जोड़कर एसोसिएट करते हो। कभी कभार आप कुछ सिस्टम्स यूज करते हो। कभी कभार जैसी इंफॉर्मेशन आपको दी गई होती है लेकिन आप उसका एग्जाम्पल चेंज करके अपने हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो। और फिर आप जानते हो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन सीखी इसकी इंप्लीकेशन क्या है। इंप्लीकेशन का एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं, याद है वो टॉपिक सबसे पहला इस बुक का, सिचुएशनिज्म, कि अलग अलग सिचुएशन के टाइम पर जैसी सिचुएशन के अंदर हमें प्लेस कर जाता है वैसे हमारा मूड बन जाता है। कशिश, हो सकता है किसी दिन हम दोनों का मूड बहुत ज्यादा जॉली हो, मेरा और समक्ष का, लेकिन आपका ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज ऐसी आप उस दिन फेस कर रहे हो या फिर एक हफ्ते से फेस कर रहे हो या ऑन द स्पॉट आपने फेस करी कि क्लास चल रही थी, आपकी इमेज बहुत अच्छी है मेरे सामने, और मम्मी आपकी मम्मी आपकी मेरे से चुगली करके चली गई। तो आप उस टाइम पे चढ़ के बैठे हो कि यार अच्छा भला तो चल रहा था, उन्होंने तो पूछा नहीं था आपसे, आप यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर पीटीएम करने बैठ गए एकदम से, मेरी चुगली करने, मेरी परफॉर्मेंस आ तो रही है, तो आपका फिर मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इस सिचुएशन की वजह से आपकी जो बहुत सारी चीजें होती है उसकी इंप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बदल जाती है कि नहीं बदल जाती, बताओ। और बहुत सारी चीजों को, जैसे अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छा सब्जेक्ट, बुरा सब्जेक्ट, आपकी टेस्टी चीजें, आपकी बेकार चीजें खाने पीने की, आपकी फेवरेट क्लोथ्स, बकवास कपड़े, पुराने कपड़े, घर वाले कपड़े, बाहर वाले कपड़े, आपके अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, ये सारे के सारे आप इनको क्लासिफाई करते हो नहीं करते हो? यूनिट्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, रिलेशंस के अंदर, सिस्टम्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो आप चीजों को दिमाग के अंदर, और फिर ये देखते हो कि इसकी इंप्लीकेशन क्या है जो मैंने चीज सीखी। समझ गए? अगर ये सारी चीजें, इनमें से किसी में भी डाउट हो, दिमाग ज्यादा यूज मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या जितनी फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि ये ना, ये साइकोलॉजी ऑनर्स वालों की चीजें हैं, हम तो यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 12th में आप इतना कुछ डिटेल में लर्न कर लोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की करी है कि बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। प्रोडक्ट्स के अंदर जानते हैं कितनी चीजें हैं? यूनिट नंबर 1, क्लासेस नंबर 2, रिलेशंस नंबर 3, सिस्टम नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 और इम्प्लीकेशन नंबर 6। इसका मतलब ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीजें? 6। अब ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट को अगर आप जोड़ोगे, यहां पर साइड में एक लाइन देख लो, मैंने क्यों लिखवाया ये सब चीजें, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। कह रहा है जेपी गिलफोर्ड
हमारे सारे इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर या नाम था ना इसके मॉडल का, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, उसके अंदर तीन चीजें होती हैं: ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट। ऑपरेशन में कितनी चीजें थी? 6। कंटेंट में 5। और प्रोडक्ट के अंदर अगेन 6। 6 5 जा कितना होता है? 6 5 जा 30। 30 इंटू 6, 6 3 जा कितना होता है? 6 3 जा 180 होगा। 18 और 180, क्योंकि 30 है वो। तो ये कहता है कि क्योंकि ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट के अंदर 6, 5 और 6 रिस्पेक्टिव तरीके से चीजें थी, और ये सारा हमारा इंटेलेक्ट का एक ही स्ट्रक्चर है, तो इन सबको अगर सारे ट्रेड्स को, क्वालिटीज को, ऑपरेशन, कंटेंट, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 180 सेल्स निकल कर आएंगे। इसका लॉजिक समझने की कोशिश मत करना, वो बहुत अटपटी बात बोल रहा है। ये कह रहा है कि 180 सेल्स हैं। अब कह रहा है ये जो एक सेल है ना, एक सेल, सिर्फ एक को ले लो आउट ऑफ 180, एक सेल को ले लो, एक सेल आउट ऑफ 180 सेल्स है ना टोटल ऑपरेशन का। और ये 180 सेल्स हमारे पास कहां से आए? जब हमने ऑपरेशन प्लस कंटेंट प्लस प्रोडक्ट को हमने जब मिला दी, प्लस क्या कर दिया? इनटू कर दिया हमने। ठीक है, इनटू क्यों करा ये भी मैं आपको बताता हूं, प्लस क्यों नहीं करा हमने। हम इनको 6 + 5 + 6 क्यों नहीं करा, अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप ये समझो, कह रहा है ये जो एक सेल है ना, एक सेल जिसको ये कह रहा है कि एक सेल, कह रहा है एक सेल के अंदर हमारी एक एबिलिटी या फिर मिनिमम एक या एक से ज्यादा एबिलिटीज भी छुपी होती हैं। एक या फिर एक से ज्यादा, मोर देन वन, उससे ज्यादा एबिलिटीज होती हैं। सम सेल्स में हैव मोर देन वन फैक्टर। ठीक है, और हर एक फैक्टर को हम लोग 3 डायमेंशंस की टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये 3 डायमेंशन कौन से हैं? ऑपरेशन या फिर कंटेंट या फिर प्रोडक्ट। अब सवाल ये उठता है कि हमने इनको प्लस क्यों नहीं करा? क्योंकि देखो, हमारी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस में क्या होता है, आप अगर अपने दिमाग को देखो, कभी भी चीजें आपकी एक रिदम में नहीं चलती कि हम उनको प्लस कर सकें। आपकी एक एबिलिटी दूसरी एबिलिटी से इंटरफेयर करती है कि नहीं करती है, बताओ? एक एबिलिटी, 9th नंबर की अगर कोई एबिलिटी है तो उससे इंटरफेयर करती है कि नहीं करती, बताओ? जैसे मूड और आपका टैलेंट, रेट करके बताओ मैं इसको। देखना, बहुत मैंने दो अलग अलग चीजें ले ली, बिना सर पैर की बातें करूंगा, लेकिन रिलेशन बताता हूं। आप एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन मैं क्लेम कर रहा हूं कि आपका जो मूड है, आपका जो टैलेंट है, वो मूड के ऊपर डिपेंड रहता है। चलो उसको प्रूव कर देते हैं। आज आपका कोई एक मैच था, कोई एक टूर्नामेंट था, मान लो समक्ष को क्रिकेट खेलने जाना था, और कशिश आपका फ्रेंच ओलंपियाड का कोई कंपटीशन था। ठीक है, जब से स्कूल से आए हो, मम्मी ने इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया। आपकी एबिलिटी, आपका बाएं हाथ का खेल है फ्रेंच सब्जेक्ट, और समक्ष के लिए क्रिकेट का मैच। दोनों की मम्मियां इतना सुना रही है, इतना सुना रही है, आपका मूड खराब हो गया। आप जिस दोस्तों को, जिस टीचर को आपने बोल रखा था मैं ओलंपियाड में आऊंगा या आऊंगी, और सबको आपका इंतजार था उस कंपटीशन के अंदर, आपने बोल दिया, इतना मूड खराब हो गया कि आपने बोल दिया मुझे नहीं जाना, रहने दो, मत मिलने दो मुझे अवार्ड, मुझे जाना ही नहीं है। हो गया टैलेंट बर्बाद मूड की वजह से, हो गया ना? ये चीज है, हुआ ना एक फैक्टर। जबकि कोई लिंक है क्या? मूड और टैलेंट में वैसे कोई लिंक होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे मतलब मान लो कहते हैं ना कि यूपीएससी का जो पेपर होता है, आप पूरे साल कितना भी पढ़ लो, लेकिन उस दिन, उस महीना, वो हफ्ता, वो 24 घंटे बहुत मैटर करते हैं। देखो, अगर आप पूरी रात जाग रहे हो बेवकूफों की तरह, ठीक है, 9:30 बजे से आपका पेपर है, आप टेंशन में सुबह तक सोए नहीं, और आपको फिर से जागना है क्योंकि आपका 2:30 बजे फिर सीसेट का पेपर है, तो क्या आपका पूरा फोकस लग सकेगा? आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, या पूरे साल आपको 5 साल से कितनी भी जानकारी हो, नहीं, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न ही उस दिन सेम नहीं, सही नहीं रहा। सीबीएसई की बात कर लो, यूपीएससी तक क्यों जा रहे हो अभी? सीबीएसई की बात कर लो। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, पूरे साल आप टॉपर रहे स्कूल के, लेकिन बोर्ड के दिन रात को आपने क्या करा? 4 कप कॉफी पी ली, 4 कप कॉफी पी ली, और आपको नींद ही नहीं आई, और पेपर के अंदर जाकर आपको याद नहीं हो रहा क्योंकि दिमाग थका हुआ है, और वहां पर पेपर के अंदर उसको स्लीपी स्लीपी फील हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक 24 घंटे की हैबिट की वजह से एक टैलेंट बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर दो एबिलिटी मिक्स हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हम इनको इंटू कर रहे हैं, 6 × 5 × 6 ये कर रहे हैं, ना कि हम लोग 6 + 5 + 6 कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, और ये जो जितनी सारी थ्योरीज हमने थी ना जो पढ़ी, ये साइकोमेट्रिक अप्रोच का पार्ट होती हैं। ये ध्यान से सुनना, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्कर में, कि आपको 1 या 2 मार्कर के अंदर, कि वो आपको ना, ये जो आगे थ्योरीज है ना, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है,
थ्योरी और ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या पास मॉडल, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थ्योरी होती है। वो हो सकता है कॉमा 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 करके 7-8 थ्योरीज दे दे आपको, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, लेवल 1, लेवल 2, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, फिर आपसे पूछे इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की थ्योरी है या फिर साइकोमेट्रिक अप्रोच की थ्योरी है। तो याद रखना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉल मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नंबर 1, साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर जो थ्योरीज हैं, एक है यूनिफैक्टर थ्योरी, दूसरा है टू फैक्टर थ्योरी, तीसरा है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, चौथा है लेवल 1 लेवल 2 वाले को क्या कहते हैं, यहां पर हिरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, हिरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। और पांचवा और लास्ट है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये याद रखना, ये अलग से पांचों के आपको नाम भी पता होने चाहिए। कभी कभार ये भी आ सकता है क्वेश्चन, देखो लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम हर तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए हमें। ये 5 थ्योरीज हैं, इनके सामने ऊपर नीचे करके साइकोलॉजिस्ट के नाम आ गए कि यहाँ पर बिने, यहाँ पर थियोडोर साइमन या चार्ल्स स्पियर्समैन, ठीक है, ऐसा ऐसा करके। और फिर मैच द फॉलोइंग के 1 किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ, 2 के साथ, वो करके। समझ पा रहे हो? इसका मतलब आपको इसका सर पैर सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बता दो मुझे अगर किसी में कोई दिक्कत है तो। नहीं, ठीक है। तो कोश ये चीज़ ठीक है, डन।